Hello guys, welcome again in your tutorials and myself is आतिश कुमार पांडे guys। तो पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने बहुत ही आपको एक्साइटेड कर दिया था अट्रैक्शन के बारे में बता के गाइस। तो उसी अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग सीखेंगे, जो कि किसने दिया, उसके महान कर्ता धर्ता कौन थे। जी आइजैक न्यूटन, शायद उसी ऐसा कुछ नाम है, न्यूटन सर। तो न्यूटन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कई इस चीज को इसका हम स्टडी करने से पहले हम थोड़े से बता, पिछले वाले जो हमने इंट्रोड्यूस कराया था उसमें हमें पता है कि गाइज कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो गाइज हमें पता है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसके पास फोर्स ज़्यादा होगा और उसका अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा गाइज। तो हमारा ये पता होना चाहिए। तो उसी टॉपिक्स पे ही न्यूटन सर ने बताया, क्या बताया कि मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास इन्होंने कहा मान लो m1 और दूसरा मास हम मान लेते हैं m2। दिस इज m1 एंड दिस इज m2। सपोज दैट दो लोग हैं। अब आप कोई भी सपोज कर सकते हैं, वो तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे m1 और m2 है और इनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, d। गाइस किसको डिस्टेंस को मैंने क्या मान ली, d। अब m1 और m2 और इनके बीच का डिस्टेंस d मान लिया। तो इनके ऊपर न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने कहा कि जो फोर्स लगता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब इनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब m1 और m2। समझ आया। अब दूसरी कंडीशंस इन्होंने और भी रखी कि इनके बीच की डिस्टेंस मैंने क्या माना है, d। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो बीच का इनका डिस्टेंस है, ये रहा डिस्टेंस, d फॉर डिस्टेंस। तो इन्होंने कहा इसके स्क्वायर के, इसके मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली, मतलब हम कह सकते हैं कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², या इनवर्सली बोल दो या 1/d²। तो गाइस इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 2। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, 1 एंड 2 हम दोनों को ऐड कर ले रहे हैं। तो मेरा क्या बन जा रहा है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय d²। गाइस समझ आया। अब इसको जब हमें पता है जब कोई कांस्टेंट वैल्यू हटती है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो इक्वल और उसकी जगह पे कोई कांस्टेंट आ जाता है। मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूँ इसके जगह पे इक्वल और कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पे वही हम बात करेंगे, एफ इक्वल्स टू पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, g m1 m2 बाई d²। गाइस अब यहाँ पे मेरा फोर्स जो यूनिवर्सल क्या कितना फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है वो हमारा ये हो गया गाइस। अब गाइस सबसे पहली चीज अब हमारा यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, यह क्या है आपका फोर्स है और कैपिटल जी क्या है, यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और यहाँ पे m1 m2 क्या है आपके मासेस हैं और d क्या है डिस्टेंस। तो गाइज आपको वहां पे अगर आप लिख पा रहे हैं कि सपोज दैट मैं बता दूं कि लेट कहोगे लेट अकॉर्डिंग टू न्यूटन, पहले लिखोगे एक इमेज बनाओगे तो न्यूटन के अकॉर्डिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो ये मैंने कहा है पहले आप थोड़ा सा थ्योरी लिखोगे
फिर उसके बाद एक डेरिवेशन में आप क्या करोगे, m1 m2 ऐसे बनाओगे और इसको ऐसे डेरिवेट कर दोगे गाइज, आपका फुल मार्क्स मिल जाने वाला है इसमें। तो गाइज इस तरीके से आप लोग कैपिटेशन, आप गाइज सब इसी में हम बात कर लेते हैं कैपिटल जी की क्या वैल्यू होती है। तो गाइज कैपिटल जी इक्वल्स टू आपका होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब गाइज सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन, इसमें बात करेंगे कि अभी इसके बाद हम थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसकी वैल्यू, इसकी जो यूनिट है कैसे निकालते हैं। तो यूनिट भी अभी हम बता देंगे, फिलहाल अभी लिख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गाइज ये था आपका यूनिट और ये रहा आपके कैपिटल जी की वैल्यू। अब हम गाइस बात करेंगे कि यूनिट ऑफ कैपिटल जी हमने प्रूव कर लिया है, या फिर इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर या डी स्क्वायर। आपको कहीं कहीं आर भी मिलेगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे डिस्टेंस है, डी फॉर डिस्टेंस है यहाँ पे गाइस। तो हम इस पे बात करेंगे कि अब मान लो अगर हम जी m1 m2 करते हैं क्या होगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ डी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे g इक्वल्स टू करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो f का यूनिट क्या है, फोर्स है, तो इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन, और d स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और के तो kg क्या हो जाएगा kg स्क्वायर, kg इंटू kg क्या हो जाएगा kg स्क्वायर। तो g की वैल्यू क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दैट्स फाइन गाइस। तो ये रहा आपका कैपिटल जी की यूनिट। अब गाइस इसके बारे में हम और चीजें देखेंगे क्या होता है, जिसमें और तो कुछ है नहीं गाइस, इसमें यूनिट हो गया। अब गाइस हम इसको और भी इसी पे बात कर लेते हैं कि क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या रिलेशन है। हाँ गाइस, तो अब हम बात करेंगे गाइस रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गाइस हाँ, इसमें आपको मैं अच्छे से, क्योंकि गाइस हमेशा कभी भी पढ़िए तो आप स्पेशल सिलेबस के लिए मत पढ़िए, आप नॉलेज के लिए पढ़िए। कभी भी अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ते हैं तो आप सिलेबस से थोड़ा बाहर भी देखने की या सर्च करने की, गूगल करने की, कुछ भी करने की, मतलब आप उस पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लाएंगे और थोड़ा सा जब आपको इंटरेस्ट आएगा फिर आप लोग उसको फुली जानने की कोशिश करेंगे गाइज, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। और जब आपका नॉलेज बढ़ेगा तभी आप सिलेबस के लिए अगर आप पढ़ते हैं इन केस तो कहेंगे ये मेरे सिलेबस में नहीं है, वो मेरे सिलेबस में नहीं है गाइज। तो अगर आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ तो आपको बिल्कुल नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ेगा। आप सिलेबस, क्योंकि आपकी तैयारी एक आज 9th क्लास या को नहीं, आपको बहुत आगे तक जाना है गाइज। तो हमें तो नॉलेज लेना पड़ेगा, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी यहाँ यहीं क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर लेते हैं इसके बारे में। तो फिलहाल है भी आपका टॉपिक्स, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर थर्ड लॉ न्यूटन और ग्रेविटेशन वाला लॉ आपका क्या कहता है कि थर्ड लॉ कहता है एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट। कह रहा है मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मैंने दो ले लिया, मान लीजिए मैंने ये दो ऑब्जेक्ट ले लिया, तो इसमें दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। मतलब अगर मैं इसकी तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो ये भी मेरी तरफ फोर्स लगाती है, लेकिन किस डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन अलग रहता है। हमने पढ़ा है क्या कि F इक्वल्स टू एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, ये मैंने पढ़ा है। मान लो ए बी की तरफ है और ये इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, ये इधर की तरफ, तो दोनों का ए बी बी ए, ये चीजें हमने पढ़ा है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो कह रहा है एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो गाइस क्या कर रहा है, दोनों फोर्स तो लगाते हैं इक्वल फोर्स, लेकिन किस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में। और वहीं पे आप दूसरा इनमें देखते हैं एवरी मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट टू एवरी अदर मास।
गाइस यहाँ पे क्वेश्चन जो बन रहा है, कह रहा है कि मान लो अगर पत्थर, अर्थ अपने तरफ मान लो फोर्स लगा रही है, तो क्या उतना फोर्स लगा रहा है पत्थर भी? आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मान लो जैसे अर्थ क्या है, अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, जितना हम किसी की तरफ फोर्स लगाते हैं वो भी मेरी तरफ उतना ही फोर्स लगाती है, तो उस अकॉर्डिंग क्या पत्थर भी फोर्स उतना ही लगा पाएगा? अब न्यूटन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो फोर्स लगता है वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे। तो क्या रहा है, एवरी मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब एक मास दूसरे मास को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है गाइज। तो अभी हमने न्यूटन्स का जो फोर्स पढ़ा है, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर हमने पढ़ा है गाइज। तो m1 m2 मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, हमने पढ़ा है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास की क्या होता है, हाँ, जिसके पास जितना फोर्स उसके पास उतना मास। अब हमें पता है कि क्या होता है, वहां पर एक्सीलरेशन होता नहीं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो क्या होगा, एक स्टोन है, स्टोन का मान लो स्टोन, अब दोनों पे फोर्स क्या लग रहे हैं, एफ इक्वल्स टू एम ए होना, एम ए होता है गाइस, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है। अब दोनों के रिस्पेक्ट में मास किसका ज्यादा होगा, मास तो अर्थ का ज्यादा होगा ना। मैं मान लेता हूं मास किसका ज्यादा होगा, इधर मान लो अर्थ है और इधर क्या है, स्टोन है, इधर स्टोन है और इधर क्या है, अर्थ है। तो अर्थ पे मास ज्यादा होगा तो इसकी ग्रेविटी कितनी, इस पे एक्सीलरेशन कितना लगेगा, इतना लगेगा। और स्टोन का अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा 1.65, चूंकि निकाला गया है। अब गाइस ये देखो इतना लग रहा है, ये इतना लग रहा है, जो कि इसको ना के बराबर, ये निगेबल है, मतलब ना के बराबर तो मतलब ना के बराबर, और ये इतना लग रहा है, तो गाइस इसीलिए स्टोन क्या होता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। तो ये भी रूल अपने अकॉर्डिंग सही है और ये भी अपने रूल अकॉर्डिंग सही, और इन्हीं से चीज़ों से हमें ये चीज़ सीखना पड़ता है गाइस। कोई भी कहीं से भी हो तो इस पर आपका आई होप कि ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसके बीच का डिफरेंट, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के बीच का डिफरेंट मैंने गाइस सीखा। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा गाइस। अब इसी के नए टॉपिक्स के साथ हम लोग फिर नए पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।